नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, मैं यूनिट 9 के टॉप 500 PYQ सीरीज आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हम डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज इसका लेक्चर नंबर 3 है। कभी आपने इसके प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, वहां पर आपको यूनिट 9 MCQ की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें ओपन कीजिएगा और जो प्रीवियस ईयर में 2 लेक्चर्स हुए हैं उनको ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि लगभग 50 से लेकर 60% तक जो MCQ होते हैं वो PYQ से ही पूछे जाते हैं, यानी जो MPPSC ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे हैं उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सीरीज में मैं आपको करंट अफेयर भी कनेक्ट करते हुए चल रहा हूँ, तो भैया इस सीरीज को भी देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे पहले हमने MPGK की पूरी सीरीज को रिकॉर्ड करके आपको दिखा दिया था, उसमें मैंने आपको 50 वीडियो डाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं। आप जाइए उन्हें भी देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया अब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अब टाइम है प्रैक्टिस का। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, उतने ज़्यादा आप MCQ लगाइए, लूसेंट की बुक को सॉल्व कर लीजिए। हमारी जो टेस्ट सीरीज है 299 वाली, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें लगभग 14,000 MCQ आपको प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं। तो भैया इसमें अब समय हो चुका है कि पढ़ाई पे ज़्यादा ना ध्यान देते हुए, किसी का कंटेंट ना पढ़ते हुए, जो कंटेंट हमने पढ़ा था उसको ही बार बार रिवाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उससे संबंधित MCQ हमें सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है। यहाँ पर पूछा हुआ है ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है। अब देखो, ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ क्या है। एक प्रकार से जैसे मान लीजिए आपको कोई सा भी सामान खरीदना हो, जैसे एक कंपनी है बड़ी सी, और एक कंपनी क्या करती है, कपड़े बनाती है। ठीक है, अब उसे रॉ मटेरियल के रूप में क्या चाहिए, कपास चाहिए। तो उसने क्या करा, एक अपना एक पोर्टल बना दिया, ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल बना दिया, और उसके ऊपर बहुत सारे व्यापारी को क्या कर दिया, रजिस्टर्ड कर दिया। अब वह व्यापारी से सीधे बात करता है, क्या आपके पास कपास है? तो भैया जिस भी व्यापारी के पास कपास है तो वो कंपनी क्या करती है, उससे कपास ले लेती है। तो यही होता है ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल। तो यहाँ पर देखिए, इसमें पूछा है कौन सा ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है। तो देखो, MP टेंडर्स, हाँ सर, क्या होता है इसमें, मेनली आपसे टेंडर भरवाए जाते हैं, यानी थोड़ा बहुत पैसा जमा कराया जाता है, उसके बाद एक सूची खोली जाती है कि आपका टेंडर लग चुका है। तो MP टेंडर क्या है, एक प्रकार का पोर्टल है। फिर देखो, जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आप सभी को पता है कि 2016 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होता था कि जैसे किसी कंपनी को कोई से भी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती थी तो इसके ऊपर बहुत सारे व्यापारी रजिस्टर्ड होते थे, कंपनी उनसे सीधा कांटेक्ट कर लेती थी। तो देखो, MP ऑनलाइन एक सर्विस पोर्टल है। क्या है, एक सर्विस पोर्टल है जो कि 2006 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यही क्या है, यह एक प्रकार का सर्विस पोर्टल है, ना कि ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल है। MP लून भी एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल है। MP लून का फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम। लघु उद्योग निगम में जितने भी आपको ज़रूरत पड़ती है सामान की, उन सभी के लिए रजिस्टर्ड व्यक्ति होता है, वहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर नहीं है पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, MP ऑनलाइन। आप सभी को पता है MP ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार और TCS कंपनी का क्या है, एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, जहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेनली सर्विसेज प्रदान की जाती हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइन का प्रयोग करता है। तो देखिए, यहाँ पर DSL लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स है, सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट तो हो ही नहीं सकता, फाइबर ऑप्टिक्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों में भैया क्या होती है, मेनली केबल्स का इस्तेमाल होता है फाइबर ऑप्टिक्स में। सैटेलाइट क्या होता है, यह एक प्रकार की वायरलेस सर्विस है। फिर केबल का इस्तेमाल होता है, तो केबल इसमें नहीं है। पर DSL, जिसका पूर्ण रूप क्या होता है, डाटा सब्सक्राइबर लिंक। सब्सक्राइबर लिंक याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डाटा सब्सक्राइबर लिंक होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन के लिए टेलीफोन लाइंस का उपयोग करते हैं। तो याद रखना, DSL सबसे धीमी एक इंटरनेट की सर्विस है। यह भी MPPSC ने पूछा था। और सबसे तेज कौन सी, जो मेनली फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू वर्तमान में पहुंचाई जाती है। और सैटेलाइट, जैसे ही सैटेलाइट से संभव हो पाएगा इंटरनेट पहुंचाना, तो सबसे तेज इंटरनेट किसके माध्यम से पहुंचाया जाएगा, सैटेलाइट के माध्यम से आपके घर तक
पहुंचाया जाएगा। तो याद रखना DSL कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इंटरनेट कनेक्शन में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है। संवेदनशील सूचना क्या होती है भैया, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, यानी आपकी जैसे कि क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन उसने ले ली, सेंसिटिव है कि नहीं है किसी को नहीं बताना है, डेबिट कार्ड की, आपके अकाउंट का उसने नंबर ले लिया, तो ये सभी क्या है, ये हमारी सभी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, ये किसी लोगों को देना नहीं होता है। परंतु यहाँ बोल रहा है यहाँ एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, आपसे आपकी जो संवेदनशील सूचना को हासिल करने की कोशिश करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, मैंने पहले ही बताया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अकाउंट से संबंधित सूचना हम किस में चुराने की कोशिश करता है, तो फिशिंग हमले में मेनली इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो फिशिंग में याद रखना मेनली क्या होता है, व्यक्ति आपके पास मैसेज, ईमेल वगैरह पहुंचाता है, वहां पर वो कहता है भैया कि एक एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है, उस पर रजिस्टर्ड कर लीजिए, और जैसे ही आप उस सॉफ्टवेयर पर रजिस्टर्ड करते हो तो आपकी जो भी गुप्त इन्फॉर्मेशन होती है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अकाउंट की, वो उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है, याद रखना। फिर देखिए भैया SQL इंजेक्शन हमला क्या होता है। देखिए SQL अटैक में क्या होता है, मेनली व्यक्ति क्या करता है, जैसे आप कोई सी एक वेबसाइट चलाते हैं डेली, उस वेबसाइट के ऊपर क्या करता है, वहाँ एक प्रकार की क्वेरी डाल देता है और आप उस क्वेरी को सॉल्व करने लगते हो, और उस क्वेरी को सॉल्व करते करते वह क्या करता है, आपको गलत कमांड चलाने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे आप लगातार, उसने कोई क्वेरी आपसे सॉल्व करने के लिए आपके सामने लिया, आपको लगा कि अच्छा है, अब आप उसे सॉल्व करते करते आगे बढ़ते गए तो वह आपको एक ऐसी जगह पहुंचा देगा जो जहां पर आपको नहीं पहुंचना था, यानी कुछ ऐसी कमांड आपके सामने प्रस्तुत कर देगा जो आपको नहीं चलानी थी और आप चला दोगे, तो वहाँ क्या होता है, SQL इंजेक्शन हमला होता है। फिर होता है DOS हमला। DOS हमला, डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि जो आपकी वेबसाइट होती है, वेबसाइट के ऊपर वह सेंध लगा देता है जिसके कारण आपकी वेबसाइट प्रॉपर स्पीड में नहीं चल पाती, तो उसे क्या बोलते हैं, DOS बोला जाता है, या डाटा डिनाइल ऑफ सर्विस हमला कहा जाता है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं, साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का उद्देश्य क्या है। तो देखो भैया, फायरवॉल कहाँ लगती है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है, यहाँ पर होती है बीच में फायरवॉल, और यहाँ पर होता है इंटरनेट, यानी इंटरनेट और PC के बीच में क्या लगती है, फायरवॉल लगती है। और फायरवॉल का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह क्या होता है कि जो अनाधिकृत रूप से आने वाले नेटवर्क्स होते हैं उनको रोकने का काम कौन करता है, फायरवॉल करता है। तो फायरवॉल का मेनली इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो सर साइबर सिक्योरिटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जो अनऑथराइज्ड एक्सेस हमारे PC का लेना चाहता है उन नेटवर्क को यहाँ क्या करता है, रोकता है। तो याद रखना, फायरवॉल का इस्तेमाल भी वर्तमान में किस में किया जाता है, साइबर हमले को रोकने में मेनली किया जाता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। तो देखो भैया, यहाँ पर लिखा है कि वह कौन सी प्रोसेस है जिसमें रिसीवर क्या करता है, मेनली अपने सोर्स से आए हुए मैसेज को पढ़ता है, यह बोलना चाह रहा है। तो देखो, सबसे पहले सेंडर होता है, तो सेंडर क्या करता है, इनकोड करता है अपने मैसेज को, और जैसे ही वह रिसीवर के पास पहुंचता है तो रिसीवर उसे क्या करता है, डिकोड करता है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए था, तो सर डिकोडिंग इसका राइट आंसर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिसीवर का पूछ रहा है, तो रिसीवर क्या करता है, डिकोड करता है, और सेंडर क्या करता है, इनकोड करता है। तो याद रखना, यहाँ पर सेंडर आ जाता है तो आपको इनकोड लगा के आना है, और रिसीवर उस संदेश को प्राप्त करता है, उसे पढ़ता है, तो उसे क्या बोला जाता है, डिकोड कहा जाता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या होती है, ऐसे प्रश्नों में हमें मालूम पड़ जाता है कौन कौन से वेब ब्राउज़र है। तो देखो भैया, वेब ब्राउज़र मैं आपको बता देता हूँ। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं कि जैसे आप सभी को पता है एप्लीकेशंस आती हैं, तो एप्लीकेशन बन के एक ब्राउज़र आता है, यानी एप्लीकेशन जैसा ही एक एप्लीकेशन आती है, उसमें मेनली आप क्या कर सकते हो, ब्राउजिंग कर सकते हो, यानी कुछ भी चीज़ सर्च वगैरह कर सकते हो, तो उन्हें मेनली वेब ब्राउज़र कहा जाता है। जैसे आपने आपके मोबाइल में देखा होगा गूगल क्रोम, तो वह क्या है, एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले आप सभी के PC में होता था, तो वह भी क्या था, एक प्रकार का वेब ब्राउज़र था, क्योंकि वहाँ आपको क्या है, एक एप्लीकेशन के फॉर्म में आपको मिलता था। फिर मोजिला फायरफॉक्स आज की डेट में वर्तमान में बहुत तेज़ी से चलता है, तो भैया ये भी क्या है, एक प्रकार का
वेब ब्राउज़र है। और यहाँ पर याहू लिखा हो तो याहू क्या है, एक सर्च इंजन है। जैसे ही आप ब्राउज़र खोलोगे तो वहाँ पर एक ऐसा ब्लैंक फॉर्म आता है और वहाँ पर HTTP लिखा होता है, और HTTP में यहाँ पर yahoo.com लिखा होता है, yahoo.com या google.com। तो ये क्या होता है, सर्च इंजन होता है। ठीक है, तो ब्राउज़र के अंदर भी सर्च इंजन होता है, आपको याद रखना है। ब्राउज़र खुद एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर सर्च इंजन होता है। तो यहाँ पर याहू क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है, और ये तीनों क्या है, तो वेब ब्राउज़र है। लिस्ट बना लो भैया निम्न में से कौन कौन से वेब ब्राउज़र हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बार बार यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर अगला प्रश्न देख लिए, चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो चैट जीपीटी क्या है भैया, एक AI सॉफ्टवेयर है। मेनली इसमें क्या होता है, यहाँ हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है। आपकी आज की डेट में जितने भी स्टूडेंट्स उन्हें चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई को आसान बनाने में चैट जीपीटी बहुत सहयोग कर सकता है। तो देखो भैया, चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया है, एक ओपन AI कंपनी है जो कि अमेरिका की है। ओपन AI कंपनी द्वारा चैट जीपीटी का विकास किया गया था, याद रखना। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था। तो कल देखो भैया एक प्रश्न आया था जिसमें पूछा गया था पहली पीढ़ी में कौन सा इस्तेमाल किया गया था। अब आज कौन सा आ गया है, दूसरी पीढ़ी में कौन सा इस्तेमाल किया गया था। तो पहली पीढ़ी में आप सभी को पता है किसका इस्तेमाल किया गया था, तो सर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। फिर दूसरी में तो सर ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, बताया था मैंने। फिर तीसरी पीढ़ी ने किसका, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया था। फिर चौथी पीढ़ी में क्या करा था, मेनली माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर में भी एक तकनीक होती थी VLSI, ठीक है। फिर फिफ्थ जनरेशन में ULSI का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना यहाँ पर दूसरी पीढ़ी का पूछा गया है, तो दूसरी पीढ़ी में मेनली किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो दूसरी पीढ़ी में भैया ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ कि भैया प्रैक्टिस का टाइम है, मैं आपको बता चुका हूँ। 99 रुपये में टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको टोटल 35 टेस्ट मिल रहे हैं, 20 FLT और 15 टॉपिक वाइज। तो देखो भैया, इसमें कभी आपने एक एक दो फैक्ट भी जोड़ लिए तो लगभग 10,000 फैक्ट आपके पास हो सकते हैं, क्योंकि इसकी आपको PDF भी प्रदान की जा रही है। तो इसे खरीदना बिल्कुल ना भूलें। देखिए दोस्तों, आज हमारा टेस्ट कौन सा हुआ है, मानव शरीर, जो हमारे यूनिट 7 का आज टेस्ट हुआ था सुबह 11 बजे। अभी आप तक नहीं दिया है आपने, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और वहाँ पर जाकर आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि अब समय है प्रैक्टिस का। जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आप MCQ लगाने की कोशिश कीजिए। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करने हेतु इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस फंडामेंटल टूल्स का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है भैया कि साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कौन से फंडामेंटल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, ऑथेंटिकेशन, हाँ सर किया जाता है। ऑथेंटिकेशन में जैसे कि भैया आपका पासवर्ड क्या है, आपका जो आप जैसे कि अपने उस पर लॉगिन करते हो तो लॉगिन ID क्या है, ये क्या है, आपकी ऑथेंटिकेशन होते हैं। एथोराइजेशन यानी क्या होता है कि भैया आप सही वेबसाइट तो चला रहे हैं ना, कहीं आप गूगल की फर्जी वेबसाइट तो नहीं चला रहा है, फेसबुक की कोई सी फर्जी वेबसाइट तो नहीं चला रहा है। तो एथोराइजेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। नॉन रेपुडिएशन, यहाँ पर ये शब्द आपको एक नया देखने को मिल रहा होगा। तो भैया यहाँ क्या होता है मेनली कि जैसे आप कोई सी वेबसाइट को डाउनलोड करते हो, जैसे आपने कोई सी एप्लीकेशन डाउनलोड की, तो पहले वह आपसे पूछता है क्या मैं आपके नंबर को एक्सेस कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी गैलरी को एक्सेस कर सकता हूँ। तो आपके पास क्या उसकी अथॉरिटी हाँ या नहीं करने की। तो इसे क्या बोला जाता है, नॉन रेप्यूडेशन कहा जाता है। तो ये तीनों किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये भैया मेनली फंडामेंटल टूल्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल रिमोट सिस्टम से कनेक्शन की स्थापना को इस तरह से सक्षम बनाता है कि स्थानीय टर्मिनल रिमोट सिस्टम पर एक टर्मिनल प्रतीत होता है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि भैया इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो रिमोट सिस्टम से कनेक्शन की स्थापना को
इस तरह से सक्षम बनाता है कि स्थानीय टर्मिनल रिमोट सिस्टम पर एक टर्मिनल की तरह प्रतीत होता है। तो इसमें मेनली इस्तेमाल होता है किसका, टेलनेट का। एफटीपी क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। एसएमटीपी क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो तीन ही का फुल फॉर्म याद रख लेना भैया। देखो टेलनेट क्या होता है मेनली मैं आपको बताता हूँ कि देखो एक है आप यूज़र, ठीक है, एक आप सभी को पता है कि आप जिस भी सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हो या जिस भी डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हो तो वह आपका क्या होगा, रिमोट डिवाइस हो गया। फिर आप रिमोट डिवाइस के लिए एक सर्वर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो जो सर्वर के ऊपर आप लॉगिन वगैरह करते हो उन सभी का कंट्रोल कौन देता है, तो कौन सा प्रोटोकॉल उन सभी का कंट्रोल करता है, तो उन सभी पे कंट्रोल करता है टेलनेट। याद रखना ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो टेलनेट का मेनली इस्तेमाल क्या होता है कि आप किसी भी सर्वर पर लॉगिन वगैरह करते हो तो उसकी अनुमति देना या उस पर कंट्रोल करने का काम किसका होता है, टेलनेट का होता है, ठीक है, याद रखना बिल्कुल। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। कॉमन गेटवे इंटरफेस एक ऐसी तकनीक है जो दस्तेबाजों को बनाती है और संभालती है। देखो कॉमन गेटवे इंटरफेस सर्विस आप बहुत बार इस्तेमाल कर चुके होंगे। जैसे आप सभी को पता है कि आप जब फॉर्म भरने जाते हो तो फॉर्म भरने जाते हैं तो सर उसमें हम पता वगैरह डालते हैं, हमारे एग्ज़ाम में कितने परसेंट आए उन सभी को डालते हैं। तो कॉमन गेटवे इंटरफेस क्या करता है, उन सभी को पहले रिकॉर्ड करता है और उसके बाद उन्हें किस पर, सर्वर पर अपलोड कर देता है। तो यह क्या है, एक प्रकार का डायनामिक दस्तेबाजों को यह संभालता है। ऐसा नहीं कि भैया आप स्टैटिक डाटा ही केवल ये संभाल पा रहा है। आप चाहे तो इसमें भैया आपके एग्ज़ाम के बारे में बता दो, आपका पता बता दो, आपके माता का नाम बता दो, आपके पिता का नाम बता दो, तो यह बहुत सारे प्रकार के आपके दस्तेबाजों को संभाल के रखता है। तो याद रखना ना, यहाँ क्या होता है, एक प्रकार का गेटवे है जो डायनामिक रूप से अपने डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करता है। स्टैटिक होता तो केवल एक प्रकार के डॉक्यूमेंट को संभाल के रख पाता, परंतु कॉमन गेटवे इंटरफेस मेनली इस्तेमाल किस में किया जाता है, जो आप फॉर्म्स वगैरह भरते हो एग्ज़ाम के उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, डायनामिक रूप के यानी एक से अधिक प्रकार के डॉक्यूमेंट को यह संभाल कर रखता है। तो याद रखना कॉमन गेटवे इंटरफेस क्या होता है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। LTE में पीक डाउनलोडिंग डाटा रेट क्या है। देखो LTE का पूर्ण रूप क्या आता है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है। यह सर्विस मेनली 4G फोर्थ जनरेशन के मोबाइल कनेक्शन में आई है और इसमें जो डाउनलोडिंग स्पीड है वह 100 Mbps से अधिक होती है। कितनी, 100 Mbps से अधिक होती है। जैसे आज की डेट में आप डाउनलोड करते हो तो आपको 253 Mbps कहीं कहीं स्पीड देखने को मिलती है, कहीं कहीं पर 700 Mbps भी देखने को मिलती है। तो यानी स्पीड कितनी है, 100 Mbps से अधिक है, मेटाबाइट पर सेकेंड, ठीक है। तो याद रखना कितनी स्पीड है, 4G की या LTE की, 100 Mbps से अधिक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यहाँ पर कैचे मेमोरी आप सभी को पता है एक प्रकार से सपोर्टिंग मेमोरी इसे हम बोलते हैं। ये मेमोरी क्यों दी जाती है, जब आप बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करते रहते हो तो कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती है क्योंकि उसे क्या, मेमोरी नहीं मिल पाती है। तो वही कंप्यूटर में कैसे मेमोरी डाल के दिया जाता है कि जब आप एक से अधिक या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी मेनली डाटा को चलाते रहेंगे तो यह क्या करेगा, आप जो भी डाटा एक्सेस कर रहे हैं उसकी स्पीड को मेंटेन करने में सहायता करेगी। तो कैश मेमोरी का मेनली इस्तेमाल क्या है कि फास्टर रिट्रीवल के लिए फ्रीक्वेंटल एक्सेस डेटा को स्टोर करना, यानी टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा फॉर फास्टर रिट्रीवल, यानी कि आपको जल्दी से जल्दी आउटपुट देने के लिए यह डाटा को एक्सेस करने में आपकी मदद करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिंक्डइन का प्राइमरी फोकस क्या है। कल भी ये 3 प्रश्न पूछे गए थे। देखो MPPSC कितना प्यार करता है लिंक्डइन से, बार बार पूछ रहा है। तो लिंक्डइन का प्राइमरी फोकस क्या है सर, कैरियर ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशनल्स लोग जो कंपनी के HR होते हैं या मैनेजर्स होते हैं उन सभी की इस पर क्या होती है, प्रोफाइल होती है। आपको कभी नौकरी की ज़रूरत पड़ती है तो आप भी अपनी प्रोफाइल बनाइए और इन लोगों से बात कर कर क्या प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो लिंक्डइन मेनली क्या है, कैरियर ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का ई-दक्ष परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। भैया आप सभी को कितनी बार आ गया ये प्रश्न, और मैंने बताया था कि मेनली इसमें क्या होता है कि जो ऑफिसर्स होते हैं
उन सभी को ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मान लो प्रधानमंत्री जनधन योजना आई। अब जनधन योजना के बारे में सबसे पहले ऑफिसर्स को तो पता हो, तो सबसे पहले ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, फिर ऑफिसर्स क्या करते हैं, उन्हें लोगों तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ मेनली किसके लिए है, तो भैया यहाँ एक प्रकार का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स है जो ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंट करने हैं, तो सरकारी ऑफिशियल्स को सैनिटाइज करता है, यानी उन्हें ट्रेनिंग प्रदान करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस डिवाइस का नाम जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। देखिए कल भी यह प्रश्न आया था, और टेलीफोन लाइन का जहाँ पर भी जाए तो उसमें आपको मॉडेम लगा के आना है। मॉडेम का पूर्ण रूप क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर होता है। क्या होता है, डी मॉड्यूलेटर होता है। मॉड्यूलेटर में क्या होता है कि भैया एनालॉग सिग्नल आते हैं, उन्हें डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो मॉडेम का इस्तेमाल मेनली किस में किया जाता था, टेलीफोन लाइन के थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रदान करने में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सिस्टम सर्च इंजन नहीं है। यहाँ पर पूछा है क्या, सर्च इंजन नहीं है। अब देखो भैया नहीं है कि प्रश्न भी आजकल आने लगे हैं, तो बिल्कुल आपको तैयार रहना है। तो मैंने क्या बताया था कि गूगल तो सर एक प्रकार का सर्च इंजन, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ाया। फिर उसके बाद भैया याहू भी मैंने क्या बताया था, एक प्रकार का सर्च इंजन है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। फिर एक नया सर्च इंजन आपको याद रखना है, डॉग पाइल। डॉग पाइल क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है। फिर Bing.com, यह भी क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है। DuckDuckGo, ये भी क्या है, एक सर्च इंजन है। ask.com, ये भी क्या है, एक सर्च इंजन है। तो इतने सर्च इंजन आपको याद रखना है। DuckDuckGo MPPSC का बहुत महत्वपूर्ण है, तो DuckDuckGo को भी आपको याद रखना है, यह एक प्रकार का क्या सर्च इंजन है। यहाँ पर पूछा था सर्च इंजन नहीं है, तो आपको याद रखना है अपोलो नामक कोई भी सर्च इंजन नहीं है, यह एक की टायर की कंपनी है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं का चतुर्थांश नहीं है, यानी वह पूछ रहा है कि स्वयं एक पोर्टल है, उसका निम्न में से कौन सा क्वाड्रेंट नहीं है। तो देखो स्वयं पोर्टल की मैं बात करता हूँ, तो यह शिक्षा मंत्रालय का एक पोर्टल है, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री का पोर्टल है, जहाँ पर आपको जितने भी कोर्स होते हैं, चाहे वह स्कूल एजुकेशन के हो, यूजी कोर्स के हों, पीजी कोर्स के हों, पीएचडी कोर्स के हों, उन सभी के आपको क्या होते हैं, यहाँ पर कोर्सेज उपलब्ध हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ई ट्यूटोरियल यानी ऑनलाइन माध्यम से कोचिंग चलती है स्वयं पोर्टल पे, तो हाँ बिल्कुल सही है। ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी होता है, बिल्कुल सही है। ई कंटेंट यानी ऑनलाइन रूप से आपको जितने भी जैसे कि प्रिंट आउट वगैरह लेने के लिए आपको कंटेंट मिल जाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर पॉडकास्ट की कोई भी सर्विस नहीं है। पॉडकास्ट में क्या होता है, कोई एक व्यक्ति बैठ जाता है और दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है, तो पॉडकास्ट की यहाँ पर कोई भी सर्विस नहीं है। जो स्वयं पोर्टल है उसके मेनली 4 क्वाड्रेंट हैं, तो 4 क्वाड्रेंट में से ई ट्यूटोरियल होगा एक, तो ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया भैया, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम हो गया। तीसरा हो गया ई कंटेंट, और चौथा हो गया भैया टेस्ट एंड क्यूजेस। ये 4 क्या है, 4 क्वाड्रेंट है किसके, स्वयं पोर्टल के। तो याद रखना यह शिक्षा मंत्रालय का पोर्टल है, इसलिए अधिकतर अभी हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मित्र से तुरंत रियल टाइम संचार के लिए किसका उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर पूछ रहा है कि कभी आपको दोस्त से रियल टाइम कम्युनिकेशन करना है तो आप किसके माध्यम से कर सकते हो। तो देखो रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर हम इंस्टेंट मैसेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल में मैसेज आता है कि आप तुरंत दोस्त को मैसेज पहुँचा देते हैं, तो दोस्त उसका तुरंत जवाब दे देता है। इसके अलावा यहाँ पर IRC का इस्तेमाल भी मेनली रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए। इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेट रिले चैट, यानी इंटरनेट पे कभी वहाँ ऑनलाइन है तो तुरंत आपका क्या कर देगा, रिप्लाई कर देगा। तो यहाँ भी आप रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ईमेल क्या है, रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं है सर, ये इसमें क्या होता है इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पहुँचाते हैं, फिर वह अपना ईमेल कब खुलता है उसका जवाब कब देता है, तो यार रियल टाइम कम्युनिकेशन में नहीं आता है। रियल टाइम कम्युनिकेशन यानी तुरंत वहाँ जवाब दे रहा है आपके मैसेज का, वही होती है रियल टाइम कम्युनिकेशन। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। ट्यूरिंग टेस्ट में सहभागियों की संख्या होती है। देखो भैया ट्यूरिंग टेस्ट मैंने आप सभी को बताया है कि मशीन की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए ट्यूरिंग टेस्ट किया जाता है, या मशीन की इंटेलिजेंसी चेक करने के लिए ट्यूरिंग टेस्ट किया जाता है। अब मैंने बताया था उसमें 3 सहभागी शामिल होते हैं,
जिसमें से एक ह्यूमन होता है और फिर दूसरा कौन होता है, मेनली एक मशीन होती है और तीसरा भी क्या होता है, ह्यूमन होता है। तो ये 3 सहभागी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, तीसरा इसका राइट आंसर है। अब देखिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है फजी लॉजिक का निम्नलिखित में से बहुत सफल उपयोग हो रहा है। तो देखो भैया फजी लॉजिक यहाँ पर हम आते हैं। सबसे पहले अपन को याद रखना है कि फजी लॉजिक होता क्या है। तो देखो भैया फजी लॉजिक का मैं आपको बता देता हूँ कि फजी लॉजिक में मेनली क्या होता है, जैसे कि हम किसी से कोई सवाल करते हैं तो वहाँ हाँ ना में आपको जवाब देता है। तो फजी लॉजिक क्या करता है कि भैया आंशिक रूप से यह हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है, इसे हम बोलते हैं फजी लॉजिक। अब मेनली फजी लॉजिक का इस्तेमाल वॉशिंग मशीन में भी किया जा रहा है, एयर कंडीशनर में भी किया जा रहा है, डिश वॉशर में भी किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, एल द अबव। अब सर कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो देखो वॉशिंग मशीन है आपके यहाँ मान लो। अब वॉशिंग मशीन में आपने कोई सा कपड़ा डाला तो वह कपड़ा भैया कितना गंदा है ये कौन पता लगाएगा, तो ये मशीन पता लगाती है। अब भैया आप कितना वज़न है कपड़ों का तो उसके हिसाब से उसकी स्पीड को वह मेंटेन करेगी। फिर देखिए वहाँ कितनी देर तक इस मशीन को चलाना है तो उसकी टाइमिंग को वहाँ मेज़र करेगी। तो देखिए एक से अधिक ऑपरेशन पे यह काम कर रही है और अपने हिसाब से वो लगा रही है कि भैया एक अपने हिसाब से इसे तुक्का लगा रही है कि यह कपड़ा कितना गंदा हो सकता है, कितनी देर में साफ़ हो जाएगा। तो ये सभी किसके अंतर्गत होता है, फजी लॉजिक के अंतर्गत होता है। ऐसे ही एयर कंडीशनर में क्या होता है कि भैया तापमान कितना अधिक है उसके हिसाब से मशीन अपने अपन को क्या कर लेती है, मेनली ढाल लेती है। आजकल आप सभी ने सुन रखा होगा ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर आने लगे कि वहाँ क्या करते हैं कि बाहर का मौसम मेज़र कर लेते हैं और अपने हिसाब से अंदर का तापमान कर देते हैं। तो एयर कंडीशनर भी फजी लॉजिक के ऊपर ही इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से किस प्रतीक एवं नियम का उपयोग FOPL में किया जाता है। तो देखो भैया यहाँ पर सबसे पहले तो आपको FOPL का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। तो FOPL का फुल फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर प्रिडिक्शन लॉजिक। क्या है, फर्स्ट ऑर्डर प्रिडिक्शन लॉजिक। यानी भैया कोई व्यक्ति आपसे फर्स्ट ऑर्डर कर रहा है, जैसे मान लो कि मैंने आज लोवर सर्च करा तो उसने मेरा भैया देख लिया कि यार ये व्यक्ति लोवर सर्च करता है डेली आके सबसे पहले, तो वो क्या करेगा, आने वाले समय में मेरा प्रिडिक्ट कर सकता है कि भैया ये आदमी क्या खरीद सकता है। तो मैंने जैसे ही मेरा पहला ऑर्डर था उसके हिसाब से वह प्रिडिक्शन भी कर सकता है। फिर देखिए अपना लॉजिक क्वांटिफायर्स भी वहाँ लगा सकता है कि ये भैया अपने लॉजिक से कितने प्रोडक्ट खरीदता है। जैसे मैंने मान लो कि पहली बार लोवर का कितने 50 लोवर ऑर्डर कर दिए थे, तो उसने प्रिडिक्ट कर लिया सबसे पहले तो ये आदमी आता है भैया सबसे पहले लोवर ही देखता है। फिर उसके बाद वहाँ देख लिया उसने लॉजिक लगा लिया कि यार ये कितनी क्वांटिटी ले रहा है, तो इसका लॉजिक भी लगा रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर प्रिडिक्शन लॉजिक में आपको याद रखना है दोनों का उपयोग किया जाता है, प्रिडिकेट का और लॉजिक क्वांटिफायर्स का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से संचार में उपयोगी गाइडेड मीडिया का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर पूछा कि भैया संचार में यानी कम्युनिकेशन में गाइडेड मीडिया का कार्य कौन करता है। तो देखो भैया संचार में जो गाइडेड मीडिया का कार्य जो करता है वह कौन करता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल मेनली करती है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये गाइडेड मीडिया क्या है। तो गाइडेड मीडिया में सीधी सी बात है कि भैया आपको सोर्स पता है और आपको कहाँ पर उसे पहुँचाना है, यानी आपको फाइनल सोर्स भी पता हुआ है कि भैया फाइनल हमें कहाँ पर पहुँचाना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डाटा आप ट्रांसमिट कर दोगे, किस माध्यम से करोगे, ये सभी किसके अंतर्गत आता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। भारत सरकार द्वारा NMEICT परियोजना किस विभाग के लिए प्रारंभ किया गया है। तो देखो NMEICT का कभी आपको पूर्ण रूप मालूम होता तो आप इसका सीधा उत्तर लगा देते। यहाँ पर आता है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर एजुकेशन आ रहा है तो किस विभाग का हो सकता है, तो शिक्षण विभाग का यहाँ एक क्या है, परियोजना है। यहाँ पर मेनली आपको ऑनलाइन के माध्यम से प्रत्येक लोगों को क्या करना है, शिक्षित करना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बस कंप्यूटर उपयोगकर्ता को प्लग एंड प्ले ऑपरेशन का साधन देता है। तो देखो भैया प्लग एंड प्ले यानी होता है निकालना लगाना, निकालना लगाना। तो आप सभी को पता है USB यूनिवर्सल सीरियल बस जो होती है अपनी
ठीक है। तो उसमें वह मेनली किसके लिए इस्तेमाल होती है, वह प्लग एंड प्ले के रूप में इस्तेमाल होती है। कभी भी आप उसे लगाइए, कभी भी आप लगाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी उसे निकाल कर रख भी सकते हैं। तो मेनली प्लग एंड प्ले ऑपरेशन के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यूएसबी का इस्तेमाल करते हैं, आप सभी को पता होगा। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर मानव के समकक्ष सोचने के काबिल है या नहीं, ये जानने के लिए हम कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मशीन भैया इंसान जैसा सोच रहा है वैसा सोचने में काबिल है या नहीं, इसके लिए हम कौन सी पद्धति का इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ट्यूरिंग टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 3 सहभागी मुख्य रूप से शामिल होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यहाँ पर पूछा है भैया कि जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको मॉडेम बताया था, और मॉडेम का मैंने फुल फॉर्म बताया था मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा था कि एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा था। तो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो मैं देख लेता हूँ यार कहाँ पर मॉड्यूलेशन लिखा हुआ है क्या। हाँ तो लिखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल मेनली एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सफल ई गवर्नमेंट क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बुनियादी आवश्यकता है। तो देखो यहाँ पर मेनली पूछा गया है कि सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है ई गवर्नेंस या ई गवर्नमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए। तो आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हाँ सर, होना चाहिए। जब तक हमारे ऊपर एक डेटा सेंटर नहीं होगा या इंफ्रा नहीं होगा तो हम लोगों तक ई गवर्नमेंट की सेवा प्रदान नहीं कर पाएंगे। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क यानी संस्थागत ढांचा भी सर हमारे पास होना चाहिए कि कौन सी संस्था कौन सा डाटा प्रोवाइड करेगी, कब प्रोवाइड करेगी, इसके लिए हमारे पास एक संस्था होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। फिर आईसीटी लिटरेट सिटीजनशिप या सिटीजनरी आप समझ लो, यानी यहाँ पर आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए लोगों को साक्षर होना भी ज़रूरी है। तो ये भी बिल्कुल ज़रूरत है। तो ये तीनों क्या है, मेनली हमारे लिए बेसिक रिक्रूटमेंट है ई गवर्नमेंट के लिए। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। ई प्रोक्योरमेंट किसका एक उदाहरण है। यहाँ पर देखो मैंने अभी हाल बताया था थोड़ी देर पहले, यह पोर्टल क्या होता है। यहाँ पर मेनली जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। कंपनी को जिस प्रकार की उनसे सेवा चाहिए होती है वहाँ उनसे कॉन्टेक्ट कर उनसे मेनली डील कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ मेनली किस प्रकार का है। तो यहाँ भैया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का पोर्टल भी है, गवर्नमेंट टू सिटीजन का पोर्टल भी है, और गवर्नमेंट टू बिजनेस या गवर्नमेंट टू व्यापार, तीनों प्रकार का यह पोर्टल है। ठीक है, याद रखना। फिर अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन HTML वेब पेजेस को पढ़ और प्रस्तुत कर सकता है। यानी HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज द्वारा बने गए वेब पेजेस को कौन पढ़ता है और उससे संबंधित हमें इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। तो आप सभी को पता है कौन सा है, वहाँ हमारा भैया वेब ब्राउज़र है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में पोर्ट नंबर पर संचालित होता है। तो भैया ये पोर्ट नंबर जरूर याद रखना। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जब हम ईमेल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाते हैं तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मेनली 25 पोर्ट नंबर पर यह संचालित होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उपभोक्ताओं के बीच सूचनाओं या वित्तीय लेन देन लेकिन आमतौर पर किसी व्यवसाय के माध्यम से मध्यस्थता को क्या कहा जाता है। यानी यहाँ पूछ रहा है कि वित्तीय लेन देन लोगों के बीच में करना है, उसे हम क्या कहते हैं। तो भैया बिजनेस टू सिटीजन भी बोलते हैं, या बिजनेस टू कस्टमर, और कस्टमर टू कस्टमर भी यहाँ पर वित्तीय लेन देन होता है। जैसे बिजनेस टू कस्टमर कैसे, कस्टमर ने कुछ ऑर्डर किया तो वह बिजनेस को पैसा लौटाएगा। फिर कस्टमर टू कस्टमर, जैसे मैंने कंपनी से ख़रीदा, अब मैं तो कंपनी का कस्टमर हो गया, अब मेरा भी कोई कस्टमर है, उसने मेरे से ख़रीद लिया, उसने मेरे को पे कर दिया। तो वित्तीय लेन देन B2C और C2C दोनों में जारी रहता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन आधारित राजस्व मॉडल नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी विज्ञापन आधारित राजस्व मॉडल नहीं है, परंतु वर्तमान में एक हमारे यहाँ पहली दर्पण करके एक पोर्टल बनाया गया है जो कि राजस्व आधारित क्या है, ऑनलाइन मॉडल है। यहाँ पर क्या होता है कि आपसे विज्ञापन दिखाने के लिए आपसे पैसा लिया जाता है। तो वहाँ क्या है, एक पहली दर्पण नामक एक पोर्टल आया है, इसमें से कोई भी पोर्टल नहीं था।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेक इन द मिडिल अटैक निम्नलिखित में इसमें किस एल्गोरिथम में पाया जाता है? तो देखिए एल्गोरिथम कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है? क्रिप्टोग्राफी में इस्तेमाल की जाती है। और क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? तो क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि जो आपका डेटा होता है उसे वह क्या कर देता है? इनक्रिप्ट कर देता है, यानी दूसरे फॉर्म में लिख देता है जिससे वह डाटा कोई चुरा नहीं पाता है। तो मेनली यहाँ पर पूछा हुआ है मैन इन द मिडिल अटैक निम्नलिखित में से किस एल्गोरिथम में इस्तेमाल किया जाता है? तो आरएसए और डिफी-हॉलमैन एल्गोरिथम में इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों भैया याद रखना एसिमेट्रिक प्रकार की क्या है? एल्गोरिथम है। दो प्रकार की एल्गोरिथम होती है, मेनली सिमेट्रिक प्रकार की और एसिमेट्रिक प्रकार की। सिमेट्रिक में क्या होता है कि जैसे मैं हूँ, मैंने किसी को डाटा आपको बी व्यक्ति को देना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डाटा को पहले तो सर्वर तक पहुँचाऊँगा, तो मैं एक की का इस्तेमाल करूँगा। फिर भैया जो डाटा पढ़ने वाला होगा वह भी एक ही की का इस्तेमाल करेगा, यानी सेम की जिसमें इस्तेमाल होती है डाटा को पढ़ने के लिए वह सिमेट्रिक होता है, और डाटा को पहुँचाने के लिए और डाटा पढ़ने के लिए जहाँ पर अलग अलग कीज़ का इस्तेमाल होता है उसे एसिमेट्रिक की बोला जाता है। तो देखो भैया आरएसए का फुल फॉर्म भी याद रख लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। रिवेस्ट, सेमायर और एडलमैन, ये इसका पूर्ण रूप होता है। यह क्या है? एक प्रकार की एसिमेट्रिक एल्गोरिथम या क्रिप्टोग्राफी होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8 क्यून प्रॉब्लम निम्नलिखित में से किस सर्चिंग मैकेनिज्म से संबंधित है? तो आपको याद रखना कि मेनली जो 8 क्यून प्रॉब्लम है वह डेप्थ सर्च इंजन से भी संबंधित है और हिल क्लाइंबिंग सर्च से भी संबंधित है। डेप्थ सर्च क्या होती है? डेप्थ फर्स्ट सर्च, इसमें बहुत डीप में जाके यानी हर प्रकार से जितने भी, जैसे कि मान लो कि आप एक वृक्ष नुमा एक आकृति है, तो हिरार्किकल मॉडल में उसके बहुत सारे पॉइंट है, तो डेप्थ में क्या है? हर पॉइंट पे जाकर वह सर्च करेगा। ये प्रॉब्लम हमें मेनली 8 क्यून प्रॉब्लम में देखने को मिलती है। 8 क्यून प्रॉब्लम हमें डेप्थ सर्च फर्स्ट सर्च में भी देखने को मिलती है, साथ साथ हिल क्लाइंबिंग सर्च में भी देखने को मिलती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। इंटरफेस रिपीटर का उपयोग ओएसआई मॉडल की किस लेयर में किया जाता है? तो आपको याद रखना है रिपीटर का उपयोग मेनली जो ओएसआई मॉडल है अपना, उसकी किस लेयर में किया जाता है? तो मेनली इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारी डेटा लिंक लेयर में। किस में किया जाता है? सॉरी, फिजिकल लेयर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो यहाँ पर मैंने लेयर्स बता दिए हैं, तो इसमें 7 लेयर्स होती है। पहली फिजिकल लेयर है और आखिरी क्या है? एप्लीकेशन लेयर। फिजिकल लेयर में मेनली नेटवर्क हब, रिपीटर, केबल्स, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा लिंक लेयर में स्विच, ब्रिज, मैक एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। नेटवर्क लेयर में राउटर्स, आईपी एड्रेसिंग, IPv4, IPv6 प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP, UDP पोर्टिंग नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। सेशन लेयर में रिपीटर्स, रिमोट प्रोसीजर कॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर में आप सभी को पता है कि डेटा ट्रांसलेशन और इनकोडिंग के लिए यह इस्तेमाल की जाती है। और एप्लीकेशन लेयर वेब ब्राउज़र, ईमेल क्लाइंट, प्रोटोकॉल आदि का इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर एल्गोरिथम है? यहाँ पर पूछा हुआ है कि कौन सा स्थिर एल्गोरिथम है। तो भैया काउंटिंग सॉर्ट क्या है? एक प्रकार का स्टेबल एल्गोरिथम है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। CPU स्टैंड करता है, यानी CPU का पूर्ण रूप यहाँ पर पूछा है, तो आप सभी को पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? CPU का पूर्ण रूप होता है। फिर देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो क्राइटेरिया है वह कौन संतुष्ट करता है? यहाँ पर पूछा है। तो देखो मेनली जो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसको जो उसके क्राइटेरिया को जो संतुष्ट करता है वह पोलोमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस तीनों क्या करता है? फुलफिल करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंटरनेट ट्रेंड के लिए एक पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है। तो देखो भैया मेनली यहाँ पर क्या पूछा हुआ है कि पॉपुलर मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी कौन सी नहीं है, यानी ई-कॉमर्स में मेनली एक पॉपुलर मार्केट की स्ट्रेटेजी कौन सी नहीं है? तो नेगोशिएशन, यानी इसमें क्या होता है? नेगोशिएशन में आप प्राइस कहीं पर ज़्यादा मिलती है, कहीं पर कम करती है, तो ये क्या है? एक पॉपुलर मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी नहीं है, याद रखना। प्रमोशन एक स्ट्रेटेजी है, प्राइस कर सकते हो आप, प्रोडक्ट कर सकते हैं। नेगोशिएशन यानी जैसे मान लो आप बाज़ार में जाते, कोई लड़की जाती है, 300 रुपये का उसने सूट बताया तो वह 100 रुपये बोल देती हैं। तो क्या होता है? ऑनलाइन मार्केट में ये नेगोशिएशन नहीं होता है। तो ये भैया आपको याद रखना है कि इंटरनेट ट्रेड का क्या है? एक स्ट्रेटेजी नहीं है।
अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूट नहीं है? यहाँ पर पूछा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूट कौन सा नहीं है, तो आइसोलेशन इसका रूट नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता है? यानी यूज़र डाटा प्रोटोकॉल का कौन सा फंक्शन क्या सपोर्ट नहीं करता, यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कौन सा यूज़र डाटा प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूएसबी पोर्ट को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो देखो भैया, यूएसबी जो प्रोटोकॉल है उसे 1996 में क्या किया गया था, सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था। प्लग एंड प्ले पर आधारित होता है यहाँ। अगले प्रश्न है। निम्न में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग निम्न में से कौन करता है? तो देखो भैया, मैंने एआई असिस्टेंट आपको बताया था, एलेक्सा अमेजोन का, सिरी एप्पल का, कोर्टोना माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये सभी क्या करते हैं, मेनली इस्तेमाल करते हैं किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब देखो, ऐसा कैसा एमपीपीएससी 2024 में पूछ लिया गया था कोर्टोना से रिलेटेड, और ये भैया 2023 का पेपर है, तो रिपीट हो रहे हैं, तो ध्यान से सुन के पढ़ लिया करो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एटीएम मशीन होती है, तो एटीएम मशीन आप सभी को पता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर तक होती है। फिर अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट किसके समतुल्य होता है? तो 2 की पावर 30 बाइट के समतुल्य 1 गीगाबाइट होता है। सबसे छोटी मेमोरी बिट, फिर निबल, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। तो यहाँ से आप तुक्का लगाओगे, कभी आपको यह मालूम होगा तो यहाँ से आप आसानी से लगा दोगे। 2 की पावर 30 क्या होती है, 1 गीगाबाइट के इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखते हैं। माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल उदाहरण है, तो ये तीनों क्या हैं? तो भैया, माउस जॉयस्टिक का भैया स्पोर्ट्स खेलने में इस्तेमाल होता है, ट्रैक बॉल का भी इस्तेमाल होता है, माउस का मेनली, ये सभी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस हैं। तो आप सभी को पता है ये तीनों को क्या बोला जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है। ठीक है, एक प्रकार के हार्डवेयर भी, क्योंकि हम इनको छू सकते हैं, तो इन सभी को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। अब आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है कि यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है और रोबोटिक्स के नियम किसने दिए थे। कल मैं आपके लिए पार्ट 4 लेके आऊँगा। तब तक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या यह सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है। कभी अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में यस कीजिएगा, और इसी तरीके से हम आगे भी पढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट कितना है, टॉप 500 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।